ठीक है, अपना टॉपिक है भाई आज का रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड मॉडल ऑफ एटम। ये हम लोग शुरुआत करने वाले हैं किस चैप्टर का? एटम का। ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फिजिक्स में है। ठीक, तो सबसे पहले रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले सिस्टम डिजाइन करते हैं कि कैसा बना था। यहाँ एक लेड की कैविटी थी। क्या थी? लेड कैविटी, जिसके अंदर हमने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा था जिसका नाम है पोलोनियम। रेडियो एक्टिव मटेरियल पोलोनियम। ठीक, अब पोलोनियम एक ऐसा मेटल है जो स्पॉन्टेनियसली रिलीजेस थिन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, अल्फा पार्टिकल्स की एक थिन बीम एमिट कर रहा है। अब इसके सामने हमने रखा एक 100 नैनोमीटर थिकनेस का गोल्ड का फॉइल। ठीक, अच्छा, आपके दिमाग में अगर बात आ रही होगी कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा हीलियम 2 प्लस और हीलियम न्यूक्लियस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, अब ये जो पार्टिकल्स है जाके इस शीट से टकराए और टकराने के बाद यहां पीछे इन्होंने लगा रखी थी एक थोड़ा शेप अनइवन हो गया, शेप इवन रहेगा। ये क्या है? जिंक सल्फाइड शीट। दिस एक्ट्स एज अ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट जिसमें जो भी अल्फा पार्टिकल आके टकराएगा वहां पे एक स्पॉट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब इनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? ये रहा एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था वो कुछ ऐसा था। ऑब्जर्वेशंस, most of the alpha particles passed undeviated through the foil। जो गोल्ड की फॉइल है उससे बिना डेविएशन के मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सम अल्फा पार्टिकल्स experienced deviation by small angles। ठीक, छोटा छोटा एंगल इन लोगों का क्या हुआ? डेविएशन। कुछ अल्फा रेस का, कुछ अल्फा रेस थी जो स्मॉल एक्यूट एंगल्स पे क्या हुई? डेविएट हुई। ठीक, very few particles experienced greater deviation than 90 डिग्री। बहुत ही ज्यादा कम पार्टिकल्स थे जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएशन फेस किए। मतलब पलट के किधर गए? इधर गए। ठीक, तो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएशन वाले बहुत कम पार्टिकल्स थे। ठीक, ओनली 2-3 पार्टिकल्स वेयर डेविएटेड बाय एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब आए, टकराने के पहले ही कहाँ हो गए? वापस। तो ये हो गया 180 डिग्री डेविएशन। तो बहुत ही ज्यादा कम पार्टिकल्स है ना, 10-20 हजार पार्टिकल में केवल 2-3 पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने कितना डेविएशन फेस किया? 180 डिग्री। ठीक, तो ये इनकी थ्योरी थी। अब
एंगल के बेसिस पे ना ये भी बताते हैं कि कितने जो पार्टिकल्स हैं वो डेविएट हुए होंगे। तो नंबर ऑफ डेविएटेड पार्टिकल्स is inversely proportional to sine 4 theta by 2, where theta is the angle of deviation। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर दो एंगल्स में कंपैरिजन करना हो तो क्या लिखेंगे, n1 अपॉन n2 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 4 थीटा 1 अपॉन 1 अपॉन साइन 4 थीटा 2। यहाँ से क्या आता, n1 अपॉन n2 इक्वल टू साइन, अच्छा बाय टू साइन पावर 4 थीटा 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन पावर 4 थीटा 1 बाय 2। ये अपना फॉर्मूला है। ठीक, अगर नंबर ऑफ डेविएशन पता लगाना हो। अच्छा, इससे जो क्वेश्चन लिंक रहेगा वो साइड में लिंक कर दूंगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया अपना टॉपिक नंबर 1। अब ऑब्जर्वेशन की बात कर लिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात कर लिए, अब बारी आई किसकी, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला कब, 1908 में। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे तो इनका जो पहला स्टेटमेंट था वो था, मोस्ट ऑफ मास ऑफ द एटम इज concentrated in a very small volume compared to size of atom। एटम के साइज की तुलना में बहुत ज्यादा छोटे वॉल्यूम में 0.001% वॉल्यूम में क्या स्टोर्ड होता है, मोस्ट ऑफ द मास। ठीक, दिस स्मॉल वॉल्यूम was termed न्यूक्लियस। इस छोटे से वॉल्यूम का नाम हमने क्या रखा, न्यूक्लियस। इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, या फिर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक, तीसरा, मोस्ट वॉल्यूम of atom is empty space in which electrons revolve around nucleus in circular orbits। सोलर सिस्टम जैसे सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, जेड। जेड को हम लोग रीड करेंगे क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंटेन्ड इन एन एटम। किसी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको किससे इंडिकेट करेंगे, Z। ठीक, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, देख, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E। ठीक, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन पॉजिटिव। ठीक, तो प्लस E रख लेते हैं। तो टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, Z। तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो गया, Z टाइम्स E। क्या हो गया, Z टाइम्स E। ठीक, एक ये कैलकुलेशन याद रखना, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होता है, प्लस ZE। ठीक, अब इसका यूज करके
रदरफोर्ड ने एक कैलकुलेशन और करके दिया, क्या? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो भी कौन कैलकुलेट करके दिया? रदरफोर्ड। अब देख, ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। इस पे कितना चार्ज है? Z इंटू ई। अब एक अल्फा पार्टिकल मान लो हेड ऑन आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है, जिसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ स्पीड से आ रहा है v, जिसके कारण उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी 12mv²। ठीक। अभी लेट से इनिशियली अल्फा पार्टिकल इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 0। ठीक। अब ये अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे पास आएगा, अब अल्फा पार्टिकल हम जानते हैं किसको बोलते हैं? He2+। तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, और धीरे धीरे जाके रुक जाएगा। अब रुक जाएगा तो यही होगा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इस डिस्टेंस को अपन डिनोट कर लेते हैं मान लो r से। ठीक। तो जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक। तो शुरू में लिखते हैं इनिशियली टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या है? 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है? 0। जब फाइनली अपन लीस्ट डिस्टेंस पे पहुंच गए तो टोटल एनर्जी एट बी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पार्टिकल यहां आके रुक जाएगा। तो टोटल एनर्जी एट बी का वैल्यू आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी, जो कि कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका वैल्यू क्या आएगा? k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू क्या आया? टोटल एनर्जी एट बी। तो टोटल एनर्जी एट बी का वैल्यू आया k। Q1 का वैल्यू क्या? कितने चार्जेस हैं हीलियम के न्यूक्लियस पे? 2+, तो क्या लिख लेते हैं? 2e। Q2 जो अपना एटम का न्यूक्लियस है उस पर कितना चार्ज है? Z इंटू ई। फाइनल जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? r। ठीक। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पहले अल्फा पार्टिकल के पास जो पूरी एनर्जी थी वो किस फॉर्म में थी? काइनेटिक, और यही एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो लिखेंगे टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए कितना है? 12mv²। टोटल एनर्जी एट बी कितना है? 2 टाइम्स k z। E इंटू ई क्या हो गया? E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब हम लोग को क्या निकालना था? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मतलब r का वैल्यू निकालना था, तो r को इधर थ्रो ऑफ कर देते हैं। तो यहां से r का फॉर्मूला मिला हमको 2kze² डिवाइडेड बाय 12mv²। ठीक। ये क्या है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल। सबसे नजदीक इतना ही आ सकता है वो। ठीक। ये हो गया अपना फॉर्मूला। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि यहाँ हुआ क्या। यहाँ बहुत सिंपल सी घटना घटी कि अल्फा पार्टिकल के पास पहले पूरी एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में थी, जो धीरे धीरे किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक। बस ये छोटा सा यहाँ पे इवेंट हुआ जिसको अपन लोग याद रख के चलेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक। इससे भी जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो साइड में कहीं लिंक कर दूंगा। ठीक है, अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, फिर यहाँ वापस आ जाना क्वेश्चन करके। अगर एक बार में थ्योरी लिखना हो तो थ्योरी लिख लेना, नहीं तो साइड में जा सकते हो क्वेश्चन करने। ठीक है, अब अगले हेडिंग में आएंगे तो अगला हेडिंग अपना रहेगा इम्पैक्ट पैरामीटर। इससे नया नीट में 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ध्यान रखना। देखो,
जैसे कि ये हो गया अपना न्यूक्लियस। तो पिछले बार अपन देखे थे कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था वो बिल्कुल हेड ऑन आ रहा था इस लाइन के अलोंग, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ऊपर कहीं से निकलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। अब अल्फा पार्टिकल पे है तो हीलियम 2+, तो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच यहां आते ही क्या होगा? रिपल्शन, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल क्या होगा? डेविएट होगा। और कितने एंगल पे डेविएट होगा? थीटा। ये कहां से पता लगाओगे? जो तुम्हारी जिंक सल्फाइड की शीट थी उससे पता लगाओगे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, ये एंगल ऑफ डेविएशन अगर अपने को पता हो, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ रेशियो वगैरह फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो अपन यहां बहुत बढ़िया चीज पता लगा सकते हैं। अपन ये पता लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो सेंट्रल एक्सिस है उससे लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी दूरी पे, और इसी जो डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? बी। क्या बोलेंगे? बी। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक, इम्पैक्ट पैरामीटर का स्ट्रेट फॉर्मूला है जो आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बी इक्वल टू होता है के जेड ई स्क्वायर। देखो फॉर्मूला वैसे ही दिख रहा है, के जेड ई स्क्वायर, बस टू नहीं है, टू की जगह क्या है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला लगभग लगभग वैसे ही, बस टू नहीं है। टू की जगह यहां क्या है? कॉट थीटा बाय टू। क्या है? कॉट थीटा बाय टू, जहां थीटा क्या डिनोट कर रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, अगर सोर्स सेम है तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा। इफ सोर्स इज सेम तो के जेड ई स्क्वायर ये तो कांस्टेंट ही है, हाफ एम वी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दिस टर्म इज कांस्टेंट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? b इक्वल टू, कांस्टेंट का नाम रख लेते हैं, मान लो अभी तक कोई कांस्टेंट जो यूज नहीं हो गया, m नहीं, m नहीं, कुछ और यूज कर लो। क्या यूज कर लो? l। ठीक, l क्या है? एक कांस्टेंट है, कोई भी रैंडम कांस्टेंट, जिस किससे मल्टीप्लाइड है? कॉट थीटा बाय टू। कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हो कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी, मतलब कि इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत सा इजी सा टर्म है, सेंट्रल एक्सिस और लाइन ऑफ मोशन के बीच की दूरी। तो बी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? कॉट थीटा बाय टू, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन के। जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा उतना कम अपना इम्पैक्ट पैरामीटर रहा होगा। ठीक, सॉरी, उतना ही ज्यादा अपना इम्पैक्ट पैरामीटर रहा होगा। ठीक, कॉट थीटा बाय टू के अपन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझना। देखो जितना ज्यादा एंगल रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा एंगल रहेगा उतना ज्यादा पास से पार हुए होंगे, और एंगल ज्यादा तो कौन सा टर्म ज्यादा? टेन ज्यादा। क्या ज्यादा? टेन थीटा ज्यादा रहेगा। लेकिन अपन यहाँ पे कौन सा रेशियो लिए हैं? कॉट, मतलब कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसको अगर टेन के टर्म्स में देखोगे तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेन थीटा बाय टू के। ठीक, और एंगल ज्यादा होता तो टेन थीटा ज्यादा होता, और टेन थीटा ज्यादा होता तो बी क्या होता? कम। अगर एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है मतलब तुम पास से गुजरे हो, पास से गुजरे हो मतलब बी का वैल्यू कम हुआ। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेन थीटा बाय टू के, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसके? कॉट थीटा बाय टू के। ये फॉर्मूला याद रखना है यार, इसमें दो चीजों को कंपेयर करने के लिए जनरली क्वेश्चन आता है। b1 अपॉन b2 इक्वल टू कॉट थीटा वन अपॉन कॉट थीटा वन बाय टू अपॉन कॉट थीटा टू बाय। ठीक, इसका भी क्वेश्चन लिंक कर दूंगा साइड में, ना हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना भाई। ठीक है, ये हो गया अपना हेडिंग नंबर 2। अभी तक दो हेडिंग्स पढ़ी, एक हो गया डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच
आर का वैल्यू क्या, 2kz² अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, और दूसरा इम्पैक्ट पैरामीटर b इक्वल टू kz² अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर कॉट θ/2, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर बस ये है कि b प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉट θ/2। ठीक, नीट वगैरह में स्ट्रेट फार्मूला पूछता है इसका। ठीक, ये हो गया अपना टॉपिक नंबर 2। अब इसके बाद रदरफोर्ड के ये दो काम हो गए किस पे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। अब जो तीसरा काम है वो उन्होंने कैलकुलेट करके दिया, रेडियस ऑफ एटम, ठीक, या फिर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कैलकुलेट करके दिया, देखो ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज था, Z इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द कैसे ऑर्बिट में घूम रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट में। लेट से उस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस था वो क्या था, आर, कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, वो आर वहां यूज कर चुके हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कितनी थी, v। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूमेगा तो उसकी टेंडेंसी होगी कहाँ जाने की, बाहर जाने की। इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको काउंटर करेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दोनों अगर बराबर हुए तो ये सर्कुलर मोशन चलता रहेगा। ठीक, तो अपन क्या लिखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, KQ1Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय आर। ठीक, यहां देखो एक आर से एक आर क्या हो गया, कैंसल, आर इस साइड गया, mv² इधर आ गया। तो रेडियस का जो फॉर्मूला आया वो बड़ा सिंपल से आया, KQ1Q2 अपॉन mv²। ठीक, Q1 कौन है, न्यूक्लियस, तो इस पे कितना चार्ज है, Z इंटू ई। Q2 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर सिर्फ कितना चार्ज है, E। दोनों वैल्यू को डाल देते हैं, यहां से R का वैल्यू क्या आया, KZE इंटू ई अपॉन mv²। तो रेडियस का वैल्यू कितना प्रकट हुआ, KZE² अपॉन mv²। ये फॉर्मूला है किसके लिए, रेडियस के लिए, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट बाय रदरफोर्ड। ठीक, ये आगे चल के इसी फॉर्मूले को बोर यूज करके और डेवलप करेगा। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, एनर्जी और निकाल के दे देते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हो तुम, U। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, KQ1Q2 बाय R। क्या आया, Q1 का वैल्यू Z इंटू ई, Q2 का वैल्यू -E अपॉन रेडियस कितना, R। क्या आया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, -KZE² डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला याद रखेंगे अभी, ये एक्चुअली में आगे जाके काम आएगा, ये याद रखना, KZE² अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी नेट कैसी है, नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर बाइंड टू ईच अदर, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर बाउंड टू ईच अदर। ये कौन शो कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या लिखते,
काइनेटिक एनर्जी लिखते हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, और अभी देखो रेडियस का फॉर्मूला लिखाए थे के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, थोड़ी देर पहले निकाले थे। आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर अगर इधर ले जाए तो आर नीचे आ जाएगा, तो यहां से एम वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, 1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये आ गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब यहां से ना बड़ा अच्छा सा रिलेशन दिख रहा है। देखो, तुम अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन डेवलप हो जाएगा। U डिवाइडेड बाय के ई क्या आएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसल। के जेड ई स्क्वायर से के जेड ई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। यहाँ क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -1/1/1/2। टू कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आया, -2। ठीक, तो यहां से तुमको फाइनल फॉर्मूला मिला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ये याद करके रखना, ठीक है, क्वेश्चन में काम आएगा। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया रिलेशन 1। ठीक, इसके बाद एक रिलेशन और निकालेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, U प्लस के। ठीक, U प्लस के। तो देखो U और के में एक रिलेशन है, U की जगह क्या रख सकते हो, -2 टाइम्स के, -2 टाइम्स के ई प्लस के ई इक्वल टू क्या आया, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आया किसमें, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। रिलेशन इन टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब चाहो तो इसी का यूज करके किसमें रिलेशन निकाल सकते हो, पोटेंशियल और टोटल में। काइनेटिक एनर्जी की जगह डाल दो, काइनेटिक एनर्जी की जगह डाल दो क्या, माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इसी रिलेशन में, तो एक और रिलेशन जनरेट हो जाएगी। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखे थे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस बार ये रिलेशन पुट करा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या, माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट किए, प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इक्वल टू क्या आ गया, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू आया U माइनस U बाय 2। टोटल एनर्जी का वैल्यू आया U बाय 2, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। साइन सेम है दोनों का। ठीक, तो अभी तक जो रिलेशंस लिखे ना यार, ये नोट्स बनाने के लिए इससे अच्छी वीडियो नहीं है। ठीक है, आराम से एक बार में पूरे नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे, बना लो। फिर ना साइड में क्वेश्चन लिंक करते जाऊंगा सब में, और एंड में ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, चाहो तो वहां से देख सकते हो प्लेलिस्ट से। तो यहां से जो टेक अवे था अपना वो ये था, पहला टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखे, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। दूसरा, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
ये हो गया टोटल एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक के साथ रिलेशन। और पोटेंशियल और काइनेटिक में क्या रिलेशन था? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ये यहां से टेक अवे था। ठीक, कितने फॉर्मूले आए? 3। टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल बाय 2, टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ये 3 रिलेशन किसके लिए हैं? एनर्जी रिलेशंस। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, क्या? के Q1 Q2 बाय आर। Q1 का वैल्यू क्या था? के जेड ई इंटू ई अपॉन आर। तो क्या आया फॉर्मूला? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब कोई भी एनर्जी निकाल सकते हो चाहो तो। ठीक, एक ये टेक अवे था। दूसरा अपन निकाले रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकाले? के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। ये अपना टेक अवे था रेडियस। हमने निकाला इम्पैक्ट पैरामीटर। बी प्रोपोर्शनल था किसके? कॉट थीटा बाय 2 के। ठीक, या फिर बी इक्वल टू लिखे थे एल कॉट थीटा बाय 2। ठीक, और पढ़े थे डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच, लीस्ट अप्रोच, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आर इक्वल टू 2kz ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया अपने सारे के सारे टॉपिक्स जो हमने इसमें पढ़े। ठीक है, इतने आप लोग याद रखना। इसके बाद ना लास्ट एक हेडिंग है, उसको और पढ़ लेते हैं, फिर ये वीडियो खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्या है? लिमिटेशंस। वही टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। पहला है could not explain stability of atom according to electromagnetic theory। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ये अपना मॉडल का स्टेबिलिटी समझा नहीं पाए। कैसे समझना? देखो, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा था? सर्कुलर मोशन। अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली changes direction, means it is accelerated। और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी states an accelerated charge emits electromagnetic radiation। ठीक, जिसके कारण लीड्स टू लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी के कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेजुअली किस में स्पाइरल कर जाएगा? न्यूक्लियस में। ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन शुड ग्रेजुअली स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस। ठीक, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेजुअली किस में चला जाएगा? न्यूक्लियस में। पहला कारण ये हो गया। सेकंड,
could not explain line spectrum. ठीक, according to this model, electrons should continuously emit radiation of continuously changing frequency. सर्कल का साइज चेंज होता जाएगा तो उसका टाइम भी चेंज होता जाएगा, टाइम चेंज होता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी तो जो रेडिएशन निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार क्या होनी चाहिए, चेंज। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई तो यहाँ पे हमको कैसा स्पेक्ट्रम मिलता है एटम्स के लिए, लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि बीच बीच में लाइन के फॉर्म में रेडिएशन निकलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होता। तो अपन दो चीज नहीं समझा पाए, एक लाइन स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाए और एक एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। किसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से, कि जब भी एक चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वो रेडिएशन छोड़ेगा, अगर रेडिएशन छोड़ेगा तो एनर्जी कम होगी और वो कहाँ स्पाइरल कर जाएगा, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशंस थी जो रदरफोर्ड भैया नहीं समझा पाए। ठीक, यहाँ पे टॉपिक क्या होता है, खत्म। इसके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो या तो नीचे रहेंगे भाई प्लेलिस्ट में, या तो फिर साइड में लिंक रहेगा, देख के बना लेना। ठीक है, ठीक, थैंक यू।